Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मनोविज्ञान का एक बहुत ही फेमस टॉपिक जो सीटेट के साथ साथ आपके सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, रीट के लिए, कोई भी शिक्षक भर्ती एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आता ही। तो दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसे हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में दिया। दोस्तों, इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले कुछ हम फैक्ट पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने कुल 7 प्रकार की बुद्धि दोस्तों बताई थी। अगर आपसे पूछे कि 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने कुल कितने प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था, तो वह कुल 7 प्रकार के बुद्धि का वर्णन किए थे। उसके बाद दोस्तों 1998 में इन्होंने एक और प्रकार की बुद्धि जोड़ा जो 8वीं बुद्धि थी, जिसका नाम प्रकृतिवादी बुद्धि था। तब बुद्धि कुल कितने प्रकार की हो गई? 8 प्रकार की हो गई हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। आप कह सकते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर ने 1998 में अपने ही सिद्धांत में एक संशोधन किया और उस संशोधन के द्वारा एक नई बुद्धि जोड़ी जिसका नाम प्रकृतिवादी बुद्धि था या प्राकृतिक बुद्धि था। तब बुद्धि के कुल प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कितने हो गए? 8 प्रकार के हो गए। फिर उन्होंने सन 2000 ईस्वी में इन्होंने एक और प्रकार की बुद्धि जोड़ी जिसका नाम अस्तित्ववादी बुद्धि था और बुद्धि कुल कितने प्रकार के हो गई? 9 प्रकार की हो गई हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। अगर आपसे पूछेगा कि वर्तमान समय में हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कुल कितने प्रकार के बुद्धि योग्यता की या बुद्धि कौशल की चर्चा हुई है, तो कुल 9 प्रकार की बुद्धि की चर्चा हुई है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो दोस्तों पहली बार संशोधन 1998 में किया गया और दूसरी बार संशोधन 2000 में किया गया। अर्थात हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में केवल 2 बार संशोधन किया गया है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि बहुबुद्धि किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि बुद्धि किसी एक तत्व से मिलकर नहीं बनी है। जैसा कि आपको याद होगा, बिने ने कहा है कि बुद्धि एक कारक होती है, अर्थात बुद्धि एक कारक से मिलकर बनी होती है। तो उसे हार्वर्ड गार्डनर बिल्कुल नकारते हैं। ये कहते हैं कि दोस्तों बुद्धि किसी एक तत्व से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि बुद्धि कई बौद्धिक क्षमताओं का एक समूह है। अगर आपके सामने किसी भी समस्या को दे दिया जाए तो उस समस्या का समाधान कभी भी बुद्धि का एक तत्व नहीं कर सकता, बल्कि बुद्धि के कई सारे तत्व आपस में एक साथ मिलकर किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न हम लेते हैं या एक समस्या लेते हैं, 10 रुपए के सामान को 20 रुपए में बेचा गया तो लाभ बताइए। बताइए दोस्तों, क्या केवल भाषाई योग्यता या केवल भाषाई बुद्धि जो है इस समस्या का समाधान कर सकता है? केवल आप 10 रुपए की वस्तु 20 रुपए में बेचा गया, लाभ बताइए, केवल पढ़ के आप इस समस्या का समाधान कभी भी नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए भाषाई योग्यता पढ़ने के लिए चाहिए, आंकिक या गणितीय योग्यता 10 रुपए और 20 रुपए को समझने के लिए चाहिए। लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य कहाँ पे रखना है, विक्रय मूल्य कहाँ पे रखना है, माइनस लगाना है कि प्लस लगाना है, इसके लिए आपके अंदर स्थानिक बुद्धि का भी होना आवश्यक है। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक समस्या का समाधान करने के लिए कई बौद्धिक क्षमताओं की आवश्यकता होती है, कई प्रकार के बौद्धिक क्षमताओं की आवश्यकता होती है। इसीलिए हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि बहुत से कारकों से मिलकर बनी है दोस्तों, इसीलिए इनके सिद्धांत को बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। आपको पता है हार्वर्ड गार्डनर ने कुल 9 प्रकार की बुद्धि बताई। इन्होंने कहा कि दोस्तों 9 प्रकार की बुद्धि में चूंकि वातावरण सिर्फ एक के लिए अनुकूल मिलता है, इसलिए वह एक बुद्धि पूरी तरीके से निखर जाती है और बाकी 8 की 8 क्या हो जाती हैं? दब जाती हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, कोई राजनेता है, कोई राजनेता है, उस नेता का जो बच्चा होता है, अब नेता है उसका काम है भाई भाषण देना, झूठ को सच, सच को झूठ
जो है कहना, झूठे झूठे वादे करने या जो भी वादा करना, मतलब भाषाई योग्यता उसके अंदर बहुत कूट कूट के भरी होती है। भाषा प्रयोग में वह बहुत निपुण होता है। जब वह भाषा प्रयोग में निपुण होगा और उसके ही संरक्षण में उसका बेटा हमेशा उसके साथ साथ रहेगा, तो उसके बेटे में इन सब योग्यताओं में, इन सब बौद्धिक कुशलता में या बौद्धिक क्षमता में केवल एक योग्यता, भाषाई योग्यता सबसे ज्यादा हो जाएगी और बाकी की बाकी जो 8 रहेंगी वह क्या हो जाएंगी दोस्तों, दब जाएंगी। तो इनके द्वारा जो 9 प्रकार के बहुबुद्धि के सिद्धांत या बुद्धि के प्रकार या बौद्धिक कौशल या बौद्धिक क्षमताएं दी गई हैं, उनको हम लोग क्रम से एक एक करके पूरे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं सबसे पहली बुद्धि। तो दोस्तों भाषाई बुद्धि का मतलब क्या होता है, किन व्यक्तियों में पाई जाएगी भाषाई बुद्धि? तो दोस्तों भाषाई बुद्धि उन व्यक्तियों में पाई जाएगी जो भाषा प्रयोग में निपुण हो, जो भाषा की बोध को या भाषा बोध की समझ को बहुत गहराई से जानते हैं, उनमें पाई जाएगी भाषाई बुद्धि। भाषा का प्रयोग बहुत ही निपुणता से करने जानते हैं, उनमें पाई जाएगी भाषाई बुद्धि। जैसे कवि हो गया, कवि हो गया, कोई साहित्यिक लेखक हो गया। अब देखिए दोस्तों, जो कवि होता है उसके पास भाषा का या शब्द का भंडार होता है, वह शब्द का निर्माण चलते स्टेज पे कर देगा। लेकिन हम और आप जो है शब्दों का निर्माण उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से कवि कर देता है, लेखक कर देता है। पत्रकार देखिए, पत्रकार इतने शालीनता से भाषा का जो निर्माण करता है, सच को झूठ और झूठ को सच भी दिखा देता है, और हम और आप उसको क्या करते हैं, बड़े आसानी से मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि पत्रकार भाषा निपुण, भाषा प्रयोग में पूरी तरीके से निपुण होता है। वैसे दोस्तों धार्मिक उपदेशक, धार्मिक उपदेशक का मतलब कोई भी बाबा हो, साधु हो, संत हो जो सत्संग करते हैं, तो उस सत्संग को अगर आप 5 मिनट केवल सुन लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं आप, टीवी देख रहे हैं, कोई सत्संग आ गया, आप केवल 5 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद आप कहेंगे कि कल से हम इन बाबा को डेली 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा सुनेंगे, तो बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं। एकदम मतलब आपके दिल को छूने वाली बात रहेगी, एकदम आध्यात्मिक बात रहेगी। क्यों? क्योंकि वह भाषा प्रयोग में क्या है, निपुण है। अगर वह भाषा प्रयोग में निपुण नहीं होते तो शायद आप कभी भी उनको नहीं देखते। वैसे राजनेता, राजनेता ऐसे वादे आपसे कर देगा, आप वह भाषा निपुणता उसके अंदर इतनी अधिक रहती है कि वो आपको ऐसे ऐसे वादे कर देगा। आप किसी दूसरी पार्टी के नेता को सुनेंगे तो कहेंगे हाँ हाँ सही कह रहा है, दूसरी पार्टी का सुनेंगे जो आपका विरोधी हो चाहे जो हो, आप कहेंगे हाँ ये भी सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भाषा प्रयोग। ऐसे दोस्तों दूसरा देखते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि। तो दोस्तों तार्किक गणितीय बुद्धि का मतलब है, ऐसे व्यक्तियों में तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है जिसमें तर्क क्षमता और गणितीय क्षमता करने की क्षमता बहुत अधिक हो, यानी वह तर्क वितर्क करने में बहुत ही निपुण हो। जैसे गणितज्ञ में, वैज्ञानिक में और वकील में पाई जाती है कैसी बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है। दोस्तों देखिए गणितज्ञ में तो भाई तर्क वितर्क किया जाता है सवाल लगाते वक्त, वैज्ञानिक जो है अपने तर्क वितर्क से एक छोटी सी चीज को बहुत बड़ा आविष्कार में बदल देता है। जैसा कि जेम्स वाट ने एक छोटे से केतली में भाप को, केवल भाप के द्वारा केतली के ढक्कन को ऊपर नीचे होते हुए देखा था, और उसी से उसने भाप इंजन का निर्माण कर दिया, बस तर्क वितर्क करके ही। और वकील अपने तर्क से सच को झूठ और झूठ को सच बना देता है, तो वकील में भी पाई जाएगी तार्किक गणितीय बुद्धि। इसके बाद दोस्तों तीसरा है स्थानिक बुद्धि। इस स्थानिक बुद्धि में देखिए दोस्तों स्थान नाम आ रहा है, अर्थात आप कह सकते हैं उन व्यक्तियों में स्थानिक बुद्धि ज्यादा होती है या होती है जो स्थान एवं क्रम को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो स्थान एवं क्रम को महत्व देने वाले व्यक्तियों में स्थानिक बुद्धि होती है। आप देखिए किसी भी मूर्तिकार को देखिए, किसी भी चित्रकार को देखिए, किसी भी कार्टूनिस्ट को देखिए, किसी भी शिल्पकार को देखिए, किसी भी अभियंता यानी इंजीनियर को देखिए, किसी भी अंतरिक्ष यात्री को देखिए, इन सब में पाई जाती है स्थानिक बुद्धि। जैसे कोई कार्टूनिस्ट है, आप पेपर में कार्टून बने, नेताओं के कार्टून बने बहुत ज्यादा देखे होंगे, उन नेताओं की नाक बहुत लंबी कर देता है, पैर बहुत छोटे कर देता है, हाथ बहुत छोटे कर देता है, पेट पूरा निकाल देता है, लेकिन कभी भी आप ये नहीं देखे होंगे कि नाक के जगह पैर और पैर की जगह नाक किया, कभी ऐसा नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि ये कार्टूनिस्ट जो है हमेशा स्थान को महत्व देता है। दोस्तों नाक का जहां पे स्थान है नाक वहीं पे रखेगा, चाहे बड़ी रखे चाहे छोटी। पैर का जहां पे स्थान है वहीं रखेगा, चाहे बड़ा रखे चाहे छोटा रखे। वैसे ही एक चित्रकार कोई मानचित्र बना रहा है तो वह जम्मू कश्मीर को हमेशा उत्तर में ऊपर ही रखेगा और केरल को हमेशा नीचे ही रखेगा। कोई भी चित्र बना रहा है तो वह स्थान एवं क्रम को बहुत ज्यादा महत्व देता है। वैसे अभियंता यानी इंजीनियर क्लच के जगह ही क्लच लगाएंगे,
मैकेनिकल इंजीनियर है तो क्लच की जगह ही क्लच लगाएंगे, गियर की जगह ही गियर लगाएंगे। कोई सिविल इंजीनियर है तो घर का नक्शा बनाएगा तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से बताएगा कि यहाँ पे बेडरूम रहना चाहिए, यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम रहना चाहिए, यहाँ पे क्या रहना चाहिए। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक इंजीनियर भी स्थान एवं क्रम को क्या करता है, महत्व देता है दोस्तों। अगला देखेंगे तो अंतर, देखिए यहाँ पे अंत लिखा है और उड़ंतुआ र यहाँ पे है, ये हो गया अंतर वैयक्तिक बुद्धि, या इसी को हम सीधा लिख दिए हैं अंतर वैयक्तिक बुद्धि। इसी को अंग्रेजी में हम इंटरपर्सनल कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसकी अंग्रेजी आपको जरूर ध्यान देना है, इंटरपर्सनल। और दोस्तों इसी का एक अन्य नाम है वैयक्तिक पर बुद्धि, और इसी पर से आपको पकड़ना है, पर माने होता है दूसरों, तो दूसरों को अपने विश्वास में लेने की क्षमता जिन व्यक्तियों में पाई जाती है उनमें पाई जाती है अंतर वैयक्तिक बुद्धि। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि दूसरों को तो अपने विश्वास में वो ले रहा है, लेकिन उस दूसरे यानी सामने वाले के मनोभाव या मनोदशा को या उसके मन में क्या है उसको यह आदमी जानता रहता है। उसी को जान के जो है वह दूसरे को अपने बातों में या फंसा लेता है या उसको अपने विश्वास में ले लेता है। जैसे एक बीमा एजेंट, सेल्समैन, दुकानदार, समाज सेवी और राजनेता में पाई जाती है अंत वैयक्तिक बुद्धि या अंतर वैयक्तिक बुद्धि। दोस्तों कैसे पाई जाती है, जैसे एक सेल्समैन को लेते हैं, आपको बताया गया है कि एक सेल्समैन मतलब सेल्स माने बेचने वाला और मैन माने आदमी। आप गांव से अगर बिलोंग करते हैं तो गांव का सेल्समैन जो फेरी वाला होता है, जो इधर उधर कपड़े चादर इत्यादि बेचता है, वो भी एक प्रकार का क्या है, वो भी एक प्रकार का सेल्समैन है। तो देखिए सेल्समैन आता है, आप उसको रुकवाते हैं, पूछते हैं चादर कितने का है, तो वह बताता है कि चादर 800 का है, तो आपका मुंह बन जाता है अरे। तब सेल्समैन दूसरों को अपने विश्वास में लेने की क्षमता इसके अंदर है और दूसरे के मनोभाव को भी क्या कर जाता है, समझ जाता है। अब आप जो कहते हैं अरे यार बड़ा महंगा है, तो समझ जाता है कि इसकी औकात 200 से ज़्यादा नहीं है, इसको 200 में 300 में इस चादर को हमको दे के क्या होना है, चले जाना है। अर्थात वह दूसरों को अपने विश्वास में ले लेगा क्योंकि वह आपके यानी सामने वाले के मनोभाव को मनोदशा को क्या कर रहा है, समझ रहा है। ऐसे ही एक दुकानदार होता है, आप दुकान पे लेने गए सैमसंग की मोबाइल, उसके पास सैमसंग की मोबाइल नहीं है, तो उसको तो पता है कि 6000 या 7000 के बीच सैमसंग की मोबाइल लेगा, तो वह क्या करेगा, भैया सैमसंग की मोबाइल बड़ी हैंग होती है, आप जो है रियलमी की मोबाइल ले लीजिए, ओप्पो के ले लीजिए, वीवो के ले लीजिए, लेकिन सैमसंग की मत लीजिए। ऐसा करके आपको अपने विश्वास में ले लेगा और आप कहेंगे कि हाँ यार ये तो दुकानदार है, इसका मतलब यह सही कह रहा होगा। तो अब बताइए, अब इस आदमी को, ग्राहक को आप अपने विश्वास में कैसे ले पाए, क्योंकि उसके मनोभाव को, मनोदशा को, उसके मन में क्या बातें चल रही हैं उसको आप समझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों में पाई जाएगी अंतर वैयक्तिक बुद्धि। देखिए ध्यान से देख लीजिए, अंतर वैयक्तिक बुद्धि, अंतर वैयक्तिक बुद्धि, वैयक्तिक पर बुद्धि, इंटरपर्सनल बुद्धि, इतने नामों से ये जानी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए अगला है अंतरा वैयक्तिक बुद्धि। यहाँ पे क्या था, अंतर वैयक्तिक। अंतर वैयक्तिक वाले में दूसरों आपको याद रखना है, दूसरे की बात जब होगी, दूसरे को अपने विश्वास में लेने की बात जब होगी, दूसरों के मनोभाव को समझ के, तो वो होगा अंतर वैयक्तिक बुद्धि। लेकिन जब खुद की बात हो, जब खुद को किसी परिस्थिति के अनुसार ढालने की बात हो, तो वो होगा अंतरा वैयक्तिक बुद्धि। यहाँ पे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होगा। ठीक है दोस्तों, अंतरा वैयक्तिक बुद्धि के लिए हमने आपको एक ट्रिक याद कर लीजिए कि जहाँ पे अंतरा आए वहां पे आप आत्म याद करिए, आत्मबोध। आत्मबोध ही क्या है, अंतरा वैयक्तिक बुद्धि है। अब अंतरा वैयक्तिक आत्मबोध का मतलब क्या है, खुद का बोध यानी खुद की जानकारी, खुद की समझ। अर्थात जिन व्यक्तियों में खुद को दूसरों के अनुसार ढाल लेने की योग्यता होती है उनमें पाई जाती है अंतरा वैयक्तिक बुद्धि। एक बार दोस्तों इसको फिर देखते हैं कि जिन व्यक्तियों में खुद को दूसरों के अनुसार ढाल लेने की योग्यता होती है उनमें पाई जाती है अंतरा वैयक्तिक बुद्धि, जैसे शिक्षक, अभिभावक और आध्यात्मिक गुरु। दोस्तों अगर एक शिक्षक की बात करें, एक शिक्षक पीएचडी, बीएड, एमएड और जो है बीटीसी इत्यादि करके जो है एक छोटे से बालक को पढ़ाने जाता है, वह तो यही चाहेगा ना कि पहले दिन वह क्लास में घुसे और ए से जेड तक बच्चा सुना दे। लेकिन नहीं, वो शिक्षक जो है सबसे पहले अपने आप को बच्चों के जगह पर रख के क्या करता है, सोचता है। अर्थात वह खुद को दूसरों के अनुसार यानी बच्चों के अनुसार क्या कर लेता है, ढाल लेता है। वह जानता है कि बच्चे का मानसिक स्तर क्या है, उस अनुरूप से वह अपने आप को ढाल के ही बच्चे को पढ़ाना शुरू करता है। ऐसे ही हमारे अभिभावक भी होते हैं,
खुद को अपने बच्चों के अनुसार जो है जगह पे ढाल लेते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं जिन व्यक्तियों में खुद को दूसरों के अनुसार ढाल लेने की योग्यता होती है, उन व्यक्तियों में पाई जाती है अंतरावैयक्तिक बुद्धि, या इसी को आत्मबोध बुद्धि भी कहते हैं। अगला दोस्तों है गतिक बुद्धि। तो गतिक बुद्धि का मतलब क्या है? गतिक बुद्धि को ही कभी कभी शारीरिक बुद्धि भी लिखा मिलता है। तो देखिए गतिक बुद्धि क्या है? गतिक बुद्धि का मतलब दोस्तों क्या है? गतिक बुद्धि का मतलब है कि गतिशील अवस्था में ही, जिन व्यक्तियों में गतिशील अवस्था में ही निर्णय लेने की क्षमता होती है, निर्णय लेने की निपुणता होती है, निर्णय लेने की समझ होती है, उनमें पाई जाती है गतिक बुद्धि। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, साइकिल चालक। दोस्तों आपके एग्जाम में एयरफोर्स चालक या पायलट आया है, तो साइकिल चालक क्या है? एक साइकिल चलाने वाला, जैसे मान लीजिए सीधे वह जा रहा है, उसको कहीं पे मुड़ना है, तो क्या वह पहले उतरता है? नहीं, वो चलती अवस्था में ही उस साइकिल को क्या करता है? मोड़ लेता है, अर्थात गतिशील अवस्था में ही वह निर्णय ले लेता है। तो जिन व्यक्तियों में गतिशील अवस्था में निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसमें पाई जाती है दोस्तों कौन सी बुद्धि? गतिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे साइकिल चालक हो गया, बस चालक हो गया, चलती अवस्था में ही दाएं जाना है कि बाएं जाना है कि सीधे जाना है, वह निर्णय ले लेते हैं। कोई धावक होता है, दौड़ता है, मान लीजिए दौड़ने में राउंड में 400 मीटर दौड़ना है 4 बार, तो एक बार दौड़ने के बाद क्या वह रुक जाता है? नहीं, दौड़ती अवस्था में ही वह मुड़ जाता है। जैसे भी टर्न करना है, जब तक 400 मीटर नहीं हो जाता है तब तक वह गतिशील अवस्था में ही सारे निर्णय को क्या करता है? लेता है। वैसे खिलाड़ी होता है, एयरफोर्स पायलट। एयरफोर्स पायलट मतलब जो जहाज उड़ाते हैं पायलट, वो सब भी जो है जहाज ऊपर उड़ता है तो उड़ते अवस्था में अर्थात गतिशील अवस्था में ही निर्णय ले लेते हैं। रेल का जो ड्राइवर होता है उसे लोको पायलट कहते हैं। नर्तक, नर्तकी या इसी को अंग्रेजी में हम डांसर कहते हैं, डांसर एक स्टेप जब करता है तो क्या दूसरा स्टेप को करने के लिए वह रुकता है? नहीं, उसी गतिशील अवस्था में ही सारे स्टेप को वह क्या करता है? कर लेता है। अगला दोस्तों है संगीतीय बुद्धि। संगीतीय बुद्धि किसमें पाई जाएगी? जैसे लता मंगेशकर, सोनू निगम, हिमेश रेशमिया, इन सब में, हनी सिंह, इन सब में पाई जाती है कैसी बुद्धि? संगीतीय बुद्धि। जो संगीत के लय एवं राग की अच्छी समझ, गहरी समझ रखते हों, उनमें पाई जाती है संगीतीय बुद्धि। चाहे कोई गीतकार हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे गायक हो, वैसे ये सब एक ही हैं, ये सब में पाई जाती है संगीतीय बुद्धि। अगला है 8वां प्रकृतिवादी बुद्धि। दोस्तों हमने आपको बताया कि जो 8वें प्रकार की बुद्धि है वो 1998 में हार्वर्ड गार्डनर ने पहला संशोधन करके क्या किया था? जोड़ा था। तो 1998 में प्रकृतिवादी बुद्धि जब इन्होंने जोड़ा तो इन्होंने बताया कि उन व्यक्तियों में प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाएगी जो प्रकृति के प्रेमी हो, अर्थात पेड़ पौधों, जीव जंतु और खनिजों की गहरी समझ रखने वाले में पाई जाएगी कैसी बुद्धि? प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाएगी। जैसे पर्यावरणविद आप अर्नेस्ट हैकल की बात कर सकते हैं, आप एजी टांसले की बात कर सकते हैं, इन सब में पाई जाएगी कैसी बुद्धि? प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाएगी। आप किसी जीव विज्ञानी की बात कर सकते हैं, आप किसी वनस्पति शास्त्री की बात कर सकते हैं, थियोप्रेटस हैं, कोई माली है। दोस्तों माली का मतलब क्या है? वह पर्यावरण में बड़ा रुचि रखता है, माला फूल बनाने में, तोड़ने में बहुत ज़्यादा रुचि रखता है, तो उसमें पाई जाएगी प्रकृतिवादी। दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उनकी कुछ विशेषताएं और कुछ आलोचनाएं हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता हम देखते हैं कि इनकी जो नव बौद्धिक क्षमताएं हैं, अगर नवों के लिए वातावरण उचित मिलता है तो नव के नव बौद्धिक क्षमता को उच्च स्तर तक विकसित किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, अगर सभी के लिए उचित वातावरण मिल जाए तो सभी नव बौद्धिक क्षमताओं को उच्च स्तर तक विकसित किया जा सकता है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है। दूसरा अगर देखा जाए, दूसरी विशेषता क्या है कि अलग अलग शिक्षकों को अलग अलग बौद्धिक क्षमताओं की सहायता से सिखाया जाना चाहिए। अर्थात आप कह सकते हैं कि कोई शिक्षक रहे जो भाषाई कौशल को बढ़ाए, कोई शिक्षक रहे जो तार्किक गणितीय कौशल को बढ़ाए, कोई शिक्षक रहे जो स्थानिक कौशल को बढ़ाए, कोई शिक्षक रहे जो गतिक कौशल को बच्चों के अंदर विकसित करे। अर्थात गणित का अलग टीचर होना चाहिए, भाषा का अलग टीचर होना चाहिए, विज्ञान का अलग टीचर होना चाहिए, इन्होंने ऐसा बताया। अगला है गणित और भाषा विषय के अलावा, इन्होंने कहा कि गणित और भाषा विषय के अलावा जो अन्य विषय हैं, बालक की उपलब्धि की प्रशंसा उसमें भी होनी चाहिए। जैसे विज्ञान है, अन्य विषय हैं, उनमें भी बालक की उपलब्धि की प्रशंसा होनी चाहिए। अगला है क्वेश्चन, मतलब चौथी विशेषता है, प्रति व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर अत्यधिक बल देता है हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत।
विलक्षण योग्यता का मतलब ये है कि कोई बालक भाषाई योग्यता में बहुत अधिक होगा, कोई बालक तार्किक गणितीय योग्यता में अधिक होगा, कोई बालक स्थानिक योग्यता में अधिक होगा, तो कोई बालक गणितीय शारीरिक योग्यता में या गतिक योग्यता में ज़्यादा होगा। अर्थात कह सकते हैं कि योग्यताएं जो होती हैं उसी पर सबसे ज़्यादा बल दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। दोस्तों, दो महत्वपूर्ण आलोचनाएं हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि यह सिद्धांत इतना बड़ा है। दोस्तों, इसमें 9 प्रकार की बुद्धि बताई गई है, तो 9 प्रकार का स्केल चाहिए, तो सिद्धांत बहुत बड़ा होने के नाते जो है इसका मापन संभव नहीं है। दूसरा है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं या योग्यताएं हैं जो पूर्ण रूप से पहले से ही बुद्धि में विद्यमान होती हैं। यानी ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि ये सब कुछ है नहीं, ये सब प्रतिभाएं हैं, ये सब पहले से ही जो है आपके बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। इन्होंने फालतू में उसको 9 प्रकार बता दिया है, ऐसी आलोचना ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने किया। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।